खोई हुई क्रिसमस। क्रिसमस हमेशा विंटर हॉलो के छोटे से गांव में एक जादुई समय हुआ करता था। गलियां टिमटिमाती रोशनी से भर जाती थीं, ताजा बेक की हुई कुकीज की महक हवा में फैल जाती थी और बच्चे बर्फ पर दौड़ते हुए सांता क्लॉज के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन एक घर ऐसा था जिसे कोई सजाता नहीं था, एक घर जिसे स्थानीय लोग ज्यादा देर तक देखना भी नहीं चाहते थे, हॉलोवे हवेली। गांव के बुजुर्ग इस हवेली के बारे में एक कहानी बताते थे। कहते हैं कि कई साल पहले विक्टर हॉलोवे नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ वहां रहता था। वह एक अमीर लेकिन क्रूर आदमी था जो क्रिसमस और उसके महत्व से नफरत करता था। कहा जाता है कि एक क्रिसमस की शाम बच्चों के गाने से गुस्से में वह अपने बरामदे में एक मशाल लेकर आया और चिल्लाया, क्रिसमस असली नहीं है और सांता क्लॉज तुम लोगों के लिए नहीं आएगा। फिर कहानी के अनुसार उस रात उसे किसी ने देखा। कुछ अंधेरा, कुछ ऐसा जिसने उसे और उसकी फैमिली को गायब कर दिया और घर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तब से उस हवेली को बसाने की हर कोशिश असफल रही। खिड़कियों पर लटकाई गई क्रिसमस लाइट्स अपने आप बुझ जाती थीं और अंदर सजाए गए पेड़ कुछ ही घंटों में मुरझा जाते थे। यहां तक कि सबसे शांत रातों में भी पड़ोसी कहते थे कि उन्हें घर से बच्चों की अजीब सी हंसी सुनाई देती थी, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। इस क्रिसमस पर एम्मा, एक युवा पत्रकार जिसने एक ऐसी कहानी की तलाश की जो उसके करियर को ऊंचाई पर पहुंचा सके, ने हॉलोवे हवेली की जांच करने का फैसला किया। उसने अफवाहें सुनी थीं, लेकिन भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। यह सब पर्यटकों को डराने के लिए एक अतिशयोक्ति है, उसने सोचा जब वह बर्फ के बीच कैमरा और टॉर्च लिए चल रही थी। जब वह हवेली पहुंची तो उसने इसे और भी भयावह पाया। खिड़कियां मोटी धूल से ढकी हुई थीं और लकड़ी का दरवाजा समय की मार झेल चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के सामने बर्फ में छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे। आसपास जीवन का कोई और संकेत नहीं था। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा धकेला, जो एक कराहते हुए शोर के साथ खुल गया। अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और पुरानी लकड़ी की गंध हर कोने में फैली हुई थी। घर दशकों पहले जैसा छोड़ दिया गया था वैसा ही था। जंग लगे कैंडलस्टिक्स से सजी एक मेज, एक कोने में मुरझाया हुआ पेड़ और एक पेंडुलम घड़ी जो 11:59 पर रुकी हुई थी। एम्मा ने अपनी टॉर्च जलाकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। सब कुछ शांत लग रहा था जब तक कि उसने एक तस्वीर में कुछ अजीब नहीं देखा। पेड़ के पास एक धुंधली आकृति, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे हटते हुए एक कदम लिया और फर्श उसके पैरों के नीचे चरमरा गया। उसी पल उसने एक धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट सुनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस फुसफुसाहट के बाद बच्चों की हंसी की आवाज आई, जैसे कई बच्चे उसके चारों ओर दौड़ रहे हों। लेकिन जब उसने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। पेंडुलम घड़ी धीरे धीरे चलने लगी, 12 बजे का समय बजा रही थी और हर घंटे के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। एम्मा भागना चाहती थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था। तभी उसने सीढ़ियों के नीचे एक बच्चे को देखा। उसने सांता क्लॉज की टोपी के साथ लाल पायजामा पहना हुआ था और एक छोटा सा टेडी बियर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जो उसे घूर रही थी। क्या तुम हमें बचाने आई हो? बच्चे ने पूछा, एक ऐसी आवाज में जो हर तरफ से आती हुई लग रही थी। एम्मा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए। उसकी इच्छा के खिलाफ उसके पैर अपने आप चलने लगे। वह उसके पीछे चली गई, महसूस करते हुए कि हर कदम उसे बाहरी दुनिया से और दूर ले जा रहा है। दूसरी मंजिल पर तापमान और गिर चुका था। बच्चा एक बंद दरवाजे के सामने रुका और बिना कुछ कहे उसे खोल दिया। अंदर एम्मा ने कुछ ऐसा देखा जो वह कभी नहीं भूल पाएगी।
खिलौनों से भरा एक कमरा जो पुराने और धूल भरे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे के बीच में एक मेज थी और उसके चारों ओर बच्चों की स्थिर आकृतियां थीं, जैसे मूर्तियां जिनके चेहरे डर से जमे हुए थे। उसने हमें यहां फंसा दिया है, बच्चे ने फुसफुसाते हुए कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। एम्मा ने उस दिशा में टॉर्च घुमाई और वहां उसने उसे देखा, एक लंबी पतली आकृति जिसका चेहरा पिघली हुई मोम की तरह विकृत था। उसने काला सूट पहना हुआ था और उसकी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां हिल रही थीं, जैसे वह एक अदृश्य पियानो बजा रहा हो। जैसे ही आकृति की आंखें एम्मा पर पड़ी, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एम्मा ने तेज कदमों की आवाज सुनी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सीढ़ियों की ओर भागी, आखिरी कुछ सीढ़ियों पर गिरते हुए। जब वह उठी तो घड़ी फिर से 11:59 बजा रही थी, जैसे समय वापस चला गया हो। बिना पीछे देखे वह घर से बाहर भागी और अपनी कार तक पहुंचने तक नहीं रुकी। अगले दिन उसने अपनी ली हुई तस्वीरों को प्रिंट करने का फैसला किया, लेकिन हर तस्वीर में हवेली खाली दिखी। वहां न बच्चे थे, न धुंधली आकृतियां, न ही कुछ ऐसा जो उसने अनुभव किया था। हालांकि आखिरी तस्वीर में, जो उसने भागने से ठीक पहले ली थी, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे जड़ कर दिया। दूसरी मंजिल की खिड़की में एक सफेद चेहरा उसे देख रहा था, कोयले की तरह काली आंखों के साथ। उस दिन के बाद से एम्मा ने कभी क्रिसमस नहीं मनाया, और हालांकि उसने उस अनुभव को भूलने की कोशिश की, हर साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसकी घर की दहलीज पर एक उपहार रखा होता था, एक पुराना धूल भरा खिलौना। एक छोटे से शहर में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, क्रिसमस हमेशा गर्मजोशी और उत्सव का एहसास लेकर आता था। परिवार अपने पेड़ों को सजाते थे, बच्चे सांता क्लॉज को पत्र लिखते थे और घर सबसे चमकदार रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। लेकिन शहर की कई परंपराओं में एक ऐसी भी थी जिसे कोई याद नहीं करना चाहता था, शापित उपहार की कहानी। कहा जाता है कि कई साल पहले मुख्य सड़क के अंत में एक अमीर परिवार रहता था, एक हवेली में जो अब खंडहर बन चुकी है। मोंटगोमरी परिवार अपनी कंजूसी के लिए जाना जाता था। वे कभी अपनी संपत्ति साझा नहीं करते थे और न ही क्रिसमस के त्योहारों में भाग लेते थे। अफवाहों के मुताबिक उनकी संपत्ति संदिग्ध कामों से बनी थी और उनका लालच असीमित था। एक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक रहस्यमय आदमी शहर में आया। उसने एक लंबा कोट और एक टोपी पहन रखी थी, जिसने उसका चेहरा छिपा दिया था। उसके पास एक सुनहरे कागज में लिपटी हुई एक डिब्बा थी, जिस पर एक लाल रिबन बंधा हुआ था। उस आदमी ने मोंटगोमरी परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी और जब घर के मुखिया ने दरवाजा खोला तो उसने उन्हें वह उपहार दिया। यह एक खास तोहफा है, उस अजनबी ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। इसे केवल क्रिसमस की रात को ही खोलें। जवाब का इंतजार किए बिना वह आदमी चला गया और उपहार श्री मोंटगोमरी के हाथ में रह गया। लेकिन उत्सुकता की बजाय उन्होंने अविश्वास महसूस किया। उन्होंने अपने परिवार को उस पैकेज को छूने से मना कर दिया। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, उनकी सबसे छोटी बेटी क्लारा लालच का विरोध नहीं कर सकी। सावधानीपूर्वक उसने लाल रिबन खोला और डिब्बा खोला। अंदर उसने एक लकड़ी की बनी हुई गुड़िया देखी, जो एक सैनिक की वेशभूषा में थी और जिसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी। भले ही गुड़िया स्थिर थी, क्लारा ने कसम खाई कि उसकी आंखें उसे देख रही थी। उसने इसे क्रिसमस के पेड़ के पास रखा और सोने चली गई, यह जाने बिना कि उसने एक अभिशाप को खोल दिया है। सुबह होते ही मोंटगोमरी परिवार नहीं जागा। नौकरों ने जब घर में प्रवेश किया तो उन्होंने परिवार को लिविंग रूम में क्रिसमस के पेड़ के चारों ओर बैठे हुए पाया। उनके चेहरे डर और भय में जमे हुए थे। कमरे के केंद्र में वह गुड़िया थी,
अब और भी चौड़ी मुस्कान के साथ, और उसके हाथ खून जैसे तरल से सने हुए थे। उस दिन से हवेली को छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने उस गुड़िया को जला दिया, लेकिन श्राप पहले ही शुरू हो चुका था। हर क्रिसमस किसी न किसी को उनके पेड़ के नीचे एक ऐसा उपहार मिलता था जिसे उन्होंने खरीदा या पैक नहीं किया होता। यह हमेशा कुछ निर्दोष सा लगता था, एक खिलौना, एक सजावटी मूर्ति, या सिर्फ एक साधारण डिब्बा। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और एक छोटे से गांव में अनवरत बर्फबारी हो रही थी। घरों की खिड़कियों से रोशनी झिलमिला रही थी और लोग चिमनियों की गर्माहट में आनंद ले रहे थे। लेकिन एक प्राचीन वस्त्रों की दुकान में एक अजीब वस्तु अंधेरे में प्रतीक्षा कर रही थी, अंधकार और दुष्टता से भरी हुई। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी या वहां कैसे पहुंची। एक हाथ से तराशा हुआ लकड़ी का नटक्रैकर, जिसकी आंखें ऐसा लगता था कि आपको देख रही हों। वह प्राचीन वस्त्रों की दुकान श्रीमती अल्वारेस की थी, जो विचित्र वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि उस नटक्रैकर को उन्होंने न तो खरीदा था और न ही खोजा था। वह बस एक सुबह उनके शोकेस में अचानक प्रकट हो गया, एक नोट के साथ जिस पर लिखा था, इच्छा करो और यह पूरी होगी। सुआरेस परिवार, जिसमें माता पिता जूलिया और गैब्रियल और उनकी 12 साल की बेटी क्लारा शामिल थीं, आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। गैब्रियल ने अपनी नौकरी खो दी थी और जूलिया अपने अंशकालिक काम से परिवार को चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्लारा एक प्यारी बच्ची थी, लेकिन हाल ही में वह अपने माता पिता के झगड़ों को लेकर इतनी चिंतित थी कि वह त्योहारों का आनंद नहीं ले पा रही थी। परिवार का मूड बेहतर करने के लिए उन्होंने शहर के बाजार में घूमने का फैसला किया। वे चमचमाते सजावट और मिठाइयों के बीच चल रहे थे जब क्लारा की नजर प्राचीन वस्त्रों की दुकान पर पड़ी। कुछ उसे वहां खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जब वे अंदर गए तो नटक्रैकर ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। क्या मैं इसे ले सकती हूं? क्लारा ने फैसिनेशन से वस्तु को देखते हुए पूछा। श्रीमती अल्वारेस ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर तुम इसे चाहती हो तो यह तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, इच्छाओं की कीमत होती है। क्लारा के माता पिता ने सोचा कि वह महिला दयालुता दिखा रही है और इसे ले जाने के लिए सहमत हो गए, बिना यह समझे कि वे क्या करने जा रहे थे। उस रात जब वे पेड़ सजा रहे थे, क्लारा ने नटक्रैकर को आग के पास शेल्फ पर रखा। उसे देखते हुए उसने श्रीमती अल्वारेस के शब्द याद किए। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने फुसफुसाया, काश हमारे पास एक बड़ा पेड़ होता, फिल्मों की तरह। रोशनी झिलमिला उठी। एक पल के लिए घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर लकड़ी के चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जब उन्होंने पेड़ की ओर देखा तो वह छोटा देवदार का पेड़ नहीं था जो उन्होंने खरीदा था, वह एक विशाल और भव्य पाइन में बदल गया था, जो सुनहरे गोले और चमचमाती रोशनी से सजा था। क्लारा के माता पिता आश्चर्यचकित थे, लेकिन गैब्रियल ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद किसी ने हमारे लिए इसे क्रिसमस का सरप्राइज दिया है। क्लारा, हालांकि, जानती थी कि यह नटक्रैकर का काम था। उस रात उसने इसके बारे में सपना देखा। सपने में नटक्रैकर लकड़ी का नहीं था, वह एक लंबा, दुबला आदमी था जिसकी टेढ़ी मुस्कान और खाली आंखें थी। वह उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, एक इच्छा, एक कीमत। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक बात के, उनके परिवार की बिल्ली मिशा गायब थी। उन्होंने पूरे घर और पड़ोस में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। क्लारा बेचैन महसूस करने लगी। क्या यह नटक्रैकर की वजह से हो सकता है? बाकी कहानी में अनुवाद जारी रहेगा यदि आप चाहें तो। क्रिसमस परिवार के साथ एकजुट होने और जलती हुई आग के आसपास कहानियां साझा करने का आदर्श समय है।
लेकिन हर मुलाकात खुशहाल नहीं होती और हर कैरल खुशी नहीं छुपाता। यह उन दोस्तों के समूह की कहानी है जिन्होंने क्रिसमस एक दूरस्थ कुटिया में बिताने का फैसला किया, यह जाने बिना कि वहां बजने वाले गीत एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए हैं। क्रिसमस से कुछ दिन पहले 5 दोस्तों ने एक पुराने जंगल में एक कुटिया किराए पर लेने का फैसला किया। मारियाना, डिएगो, लॉरा, सोफिया और जूलियन ने सालों से एक साथ क्रिसमस मनाया था, लेकिन इस बार वे कुछ अलग, कुछ निजी और बर्फ से भरा हुआ चाहते थे। इंटरनेट पर देखी गई तस्वीरों के अनुसार कुटिया में एक पुराना आकर्षण था, लकड़ी की दीवारें, एक बड़ी चिमनी और एक ग्रामोफोन जो मानो किसी और युग से आया हो। यह एक आदर्श क्रिसमस होगा, लॉरा ने इसे बुक करते हुए कहा। वे 23 दिसंबर की रात को वहां पहुंचे। सड़क सुनसान थी और जंगल की रोशनी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि कुटिया बिल्कुल तस्वीरों जैसी थी, हालांकि वहां एक चीज थी जो विवरण में नहीं दी गई थी। ग्रामोफोन के पास सावधानी से रखी गई विनाइल डिस्क की एक छोटी सी पेटी। हर डिस्क पर अजीब नाम लिखे थे, जैसे खोए हुए कदमों का गीत और छायाओं का कैरल। जूलियन, जिसे पुरानी चीजों का शौक था, बहुत उत्साहित हो गया। यह हमारे क्रिसमस को एक खास एहसास देगा, उसने कहा, यह जाने बिना कि वे क्या अनचाही चीज शुरू करने वाले हैं। उस रात खाना खाने और कहानियां साझा करने के बाद जूलियन ने ग्रामोफोन में पहली डिस्क लगाई। इसका नाम था क्रिस्टल की रात। शुरुआत में धुन एक पारंपरिक क्रिसमस कैरल जैसी लग रही थी, लेकिन जल्द ही सभी ने कुछ अजीब महसूस किया। कोरस की आवाजें इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। वे फुसफुसाहटें थीं, जैसे पानी के नीचे रिकॉर्ड की गई हों। दोस्त नर्वस होकर हंस पड़े। कितनी अजीब चीज है, मारियाना ने कहा, माहौल बनाने के लिए लाइट्स बंद करते हुए। हालांकि ऐसा करते ही कुछ बदल गया। एक परछाई खिड़की के पास से गुजरी। डिएगो, जो पास था, जल्दी से खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह बर्फ है, उसने खुद को शांत करने के लिए कहा। लेकिन वह बर्फ नहीं थी। जूलियन, जो अभी भी ग्रामोफोन के पास था, कुछ और देख रहा था। डिस्क सामान्य से तेज घूम रही थी और गाने में एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है। अचानक धुन बंद हो गई और ग्रामोफोन से एक तेज चीख निकली जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। घटना के बावजूद दोस्तों ने रात का आनंद लेने की कोशिश की। 24 दिसंबर की सुबह शांति से शुरू हुई, लेकिन जब वे बर्फ में खेलने के लिए बाहर गए तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुटिया के चारों ओर पच्चन थे। वे न तो इंसानी थे और न ही जानवरों के। वे गहरे, लंबे निशान थे, जैसे किसी बड़े पंजे वाले जीव ने रात के दौरान वहां चलकर निशान छोड़े हों। शायद ये किसी भालू के हैं, सोफिया ने सुझाव दिया, हालांकि कोई भी आश्वस्त नहीं था। मारियाना ने जंगल की ओर इशारा किया। देखो, वे वहां खत्म हो रहे हैं, लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि वापसी के कोई निशान नहीं है? उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, हालांकि माहौल पहले ही तनावपूर्ण हो गया था। दोपहर में जूलियन को एक और डिस्क मिली, जिसका नाम था जो अब नहीं है। उनकी आवाज बाकी लोगों की सलाह के खिलाफ, उसने इसे सुनने की जिद की। यह क्रिसमस है, दोस्तों। सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह तो बस एक डिस्क है। उसने इसे ग्रामोफोन में रखा और बटन दबा दिया। इस बार यह गाना नहीं था। यह एक गहरी, पुरुष आवाज थी जो किसी अनजान भाषा में बोल रही थी। शब्द गुस्से से भरे लग रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। डिएगो ने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर उन्हें एक गिफ्ट की तरह लिपटी हुई एक पेटी मिली। अंदर एक तस्वीर थी। यह उनकी फोटो थी, बाहर से खींची गई जब वे डिस्क सुन रहे थे। उस रात लॉरा गायब हो गई। वह बाथरूम गई थी और कभी वापस नहीं आई।
उन्होंने पूरी कुटिया और फिर जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। केवल एक चीज जो उन्होंने पाई वह थी उसकी स्कार्फ, जो एक ऊंची शाखा पर लटकी हुई थी, जिसे बिना चढ़ाई के पहुंचा नहीं जा सकता था। कुटिया में वापस लौटकर उन्होंने कुछ और नोटिस किया। डिस्क अभी भी ग्रामोफोन के पास ढेर में रखी थी, लेकिन अब वहां एक नई डिस्क थी जो पहले नहीं थी। इसका नाम था अंतिम कैरल। सोफिया रो रही थी। मारियाना पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। जूलियन निराश होकर ग्रामोफोन में डिस्क लगाने लगा। शायद यह हमें कोई सुराग दे, उसने कहा। गाना एक मीठे कैरल की तरह शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही बोल बदल गए। आवाजें दोस्तों के नाम लेने लगीं, एक एक करके, जैसे कोई उन्हें जोर से पढ़ रहा हो। जब यह लौरा के नाम पर पहुंचा, तो जंगल से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उस रात बाकी दोस्तों ने जागते रहने का फैसला किया। चिमनी जल रही थी, लेकिन ठंड असहनीय थी, जैसे कुछ उनके चारों ओर की गर्मी चूस रहा हो। मारियाना, जो ग्रामोफोन को घूर रही थी, ने इसे एक झटके में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरी कुटिया एक अस्वाभाविक सन्नाटे में डूब गई। न हवा थी, न खड़खड़ाहट, यहां तक कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी नहीं थी। डिएगो अगला गायब हुआ। बाकी लोग जाग रहे थे। जब उन्होंने उसे उठते हुए देखा, उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह नींद में चल रहा हो। वह दरवाजे की ओर चला और बिना कुछ कहे जंगल में चला गया। जितना भी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, वे असफल रहे। जब उन्हें एहसास हुआ, ग्रामोफोन फिर से चालू था और डिस्क खुद ब खुद घूम रही थी। गाना कभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन कुटिया खाली पाई गई, सिवाय ग्रामोफोन के, जो अभी भी उस शापित कैरल को बजा रहा था। दोस्तों को फिर कभी नहीं देखा गया। कहते हैं कि कुटिया अब भी वही है, और हर क्रिसमस कोई न कोई उन डिस्कों को ढूंढता है और गाने सुनता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे दोस्त अब भी जंगल में भटक रहे हैं, बेनकसद उन कैरल्स को गुनगुनाते हुए, जिन्हें कभी किसी को नहीं गाना चाहिए। क्या आप इस छुट्टी के मौसम अंतिम कैरल सुनने की हिम्मत करेंगे? टिमटिमाती रोशनी, ताजा देवदार की सुगंध और क्रिसमस कैरल हर कोने में गूंज रहे थे। लेकिन बर्फ से ढके एक छोटे से गांव में एक ऐसी कहानी थी जिसे ज्यादातर लोग जिक्र करने से डरते थे। यह एक परित्यक्त खिलौना फैक्ट्री की कहानी थी, जिसे भूल गए खिलौनों का घर कहा जाता था। हर क्रिसमस पर वहां कुछ अजीब होता था, और जो लोग इसके दरवाजे पार करते थे, वे हमेशा वापस नहीं आते थे। यह कहानी है एक समूह की, जो डर को चुनौती देकर क्रिसमस की रात उस जगह बिताने का निर्णय लेते हैं, बिना यह जाने कि वे इसका सबसे भयानक रहस्य बन जाएंगे। खिलौना फैक्ट्री ने 50 साल पहले अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वह अब भी खड़ी थी, बर्फ और उपेक्षा से ढकी हुई। कहा जाता था कि फैक्ट्री डॉन मतीस नामक एक कारीगर की थी, जो ऐसे खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध था जो जीवित प्रतीत होते थे। वह पूर्णता के प्रति जुनूनी था और उसकी एक सख्त नियम था, कोई भी दोषपूर्ण खिलौना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। जो खिलौने उसके मानकों पर खरे नहीं उतरते थे, उन्हें एक विशेष कमरे में बंद कर दिया जाता था, जहां वे भुला दिए जाते थे। समय के साथ कर्मचारियों ने अजीब चीजें देखनी शुरू की। गलियारों में आवाजें, खिलौनों की ओर से आने वाली हंसी और खुद ब खुद चलती परछाइयां। एक रात क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक अज्ञात आग के बाद फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। तब से केवल कुछ उत्सुक लोग ही वहां गए, और उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे। सारा, लियो, कैमिला और मार्कोस बचपन से ही दोस्त थे, डरावनी कहानियों और रोमांच के शौकीन। जब कैमिला ने क्रिसमस की रात फैक्ट्री में बिताने का सुझाव दिया, तो पहले सभी हंसे, लेकिन धीरे धीरे यह विचार पकड़ने लगा। यह मजेदार होगा, सारा ने कहा, और हम इसे सोशल मीडिया पर डालने के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, मार्कोस,
कैमिला को प्रभावित करने के लिए उत्सुक, अपनी कैमरा लाने की पेशकश की। 24 दिसंबर की रात टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर वे फैक्ट्री पहुंचे। बर्फ उनके पैरों के नीचे चरमराती रही जब वे जंग लगे गेट की ओर बढ़े। जब उन्होंने इसे धक्का दिया तो यह जोर से चरमराते हुए खुल गया। भूल गए खिलौनों के घर में आपका स्वागत है, लियो ने मजाक में कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। फैक्ट्री के अंदर धूल और मकड़ी के जाल भरे हुए थे। गिरी हुई अलमारियां, जमीन पर बिखरे खिलौनों के टुकड़े और एक अजीब सी भावना कि वे अकेले नहीं थे। एक कोने में उन्हें एक पुराना क्रिसमस ट्री मिला जिसे गेंदों की बजाय कपड़े के गुड्डों से सजाया गया था। हर गुड्डे का एक अलग चेहरा था, कुछ हंसते हुए, कुछ उदास, लेकिन ज्यादातर असामान्य रूप से वास्तविक। यह जगह अजीब लग रही है, सारा ने धीरे से कहा। लेकिन मार्कोस ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमिला ने एक पुरानी रजिस्टर बुक देखी। इसे खोलते ही उन्होंने देखा कि यह दोषपूर्ण खिलौनों की सूची थी। टेढ़ी आंखों वाला चीनी मिट्टी का गुड्डा, उसने जोर से पढ़ा। टूटे हुए हाथ वाला सीसा का सिपाही। सूची के अंत में एक नोट था, भूल गए लोगों के कमरे को कभी मत खोलो, सुरक्षा के लिए बंद रखें। जाहिर है यह उनका ध्यान आकर्षित करता है। जिज्ञासा और सामान्य समझ की कमी से प्रेरित होकर दोस्तों ने उस कमरे को खोजने का फैसला किया। वे इसे एक लंबे गलियारे के अंत में पाए। दरवाजा जंजीरों और एक बड़े ताले से बंद था, लेकिन पास में एक लीवर रखा था, जैसे किसी ने उन्हें कोशिश करने के लिए आमंत्रित किया हो। यह एक बुरा विचार है, सारा ने कहा। लेकिन बाकी लोग अड़े रहे। लियो ने लीवर का उपयोग करके ताला तोड़ा और दरवाजा जोर से खुल गया। अंदर सैकड़ों खिलौने अलमारियों और बक्सों में भरे हुए थे। वे किसी भी खिलौने से अलग थे जो उन्होंने कभी देखे थे। चीनी मिट्टी के गुड्डे जिनकी आंखें विचलित थीं, मुड़ी हुई मुस्कान वाले जोकर, उलझी हुई डोरियों वाली कठपुतलियां और भयानक आंखों वाले टेडी बियर। अचानक उनके पीछे एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनुवाद जारी है, कृपया पुष्टि करें कि आप जारी रखना चाहते हैं। हॉलोपाइंस के छोटे से गांव में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। हर चीज को एक सफेद चादर से ढक रही थी, जो क्रिसमस के लिए सजाए गए घरों की रोशनी के नीचे चमक रही थी। यह महापर्व की पूर्व संध्या थी और वातावरण खुशी और उत्सुकता से भरा हुआ था। लेकिन जंगल के किनारे स्थित एक पुरानी और जर्जर हवेली में एक गहरा रहस्य सब कुछ बदलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उस सुबह थॉम्पसन परिवार, माता पिता लॉरा और पीटर और उनके बच्चे सोफी और जैक ने अपने घर के दरवाजे पर एक पैकेज पाया। डिब्बा चमकदार लाल गिफ्ट रैप में लिपटा हुआ था, जिसमें एक सुनहरा रिबन सुंदरता से बंधा था। उस पर कोई प्रेषक नहीं लिखा था, केवल एक टैग था जिस पर लिखा था, थॉम्पसन परिवार के लिए, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खोलें। जिज्ञासु होकर वे पैकेज को अंदर ले गए। यह अजीब था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी ने इसे आश्चर्य के रूप में छोड़ा हो। हालांकि जब 8 वर्षीय सोफी ने पैकेज के पास अपना कान लगाया तो उसने हल्की सरसराहट सुनने की कसम खाई, जैसे कि अंदर कोई हो। शायद यह कोई खिलौना है, पीटर ने कहा, हवा में बढ़ती असहजता को शांत करने के लिए हंसते हुए। उन्होंने पैकेज को पेड़ के नीचे रखने और डिनर के बाद इसे खोलने का फैसला किया, जैसा कि टैग पर लिखा था। वे नहीं जानते थे कि यह साधारण कदम उनकी बुरे सपने की शुरुआत करेगा। उस रात जब परिवार डिनर कर रहा था, पेड़ की रोशनी झपकने लगी। पहले रुक रुक कर, फिर पूरी तरह से बुझ गई। पीटर ने उन्हें ठीक करने के लिए छुआ और तुरंत एक तीव्र ठंड महसूस की, जैसे कि उसकी उंगलियां जमने वाली हों। शायद यह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज हल्की कांप रही थी।
लेकिन जब रोशनी फिर से जली, सोफी चीख पड़ी। एक गहना, एक छोटी सुनहरी तारा जो पेड़ के ऊपर थी, अब फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। इसे किसी ने नहीं छुआ, जैक ने चारों ओर देखते हुए कहा। सभी को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। आखिरकार यह क्रिसमस था। डिनर के बाद तोहफे खोलने का समय आया। बच्चे अपने तोहफों को खोलने के लिए दौड़े। अंत में रहस्यमय पैकेज को छोड़ दिया। जब लॉरा ने इसे उठाकर मेज पर रखा तो उपहार उसके हाथों में हिलता हुआ सा लगा, जैसे कि अंदर कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुमने यह देखा? सोफी ने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लॉरा ने इनकार किया, लेकिन उसका चेहरा उसे धोखा दे रहा था। पैकेज उम्मीद से ज्यादा भारी था और अंदर से कुछ हल्का सा टकराया। संदेह के बावजूद पीटर ने डिब्बा खोला। अंदर उन्होंने एक हाथ से तराशा हुआ लकड़ी का गुड़िया पाया, जो लाल कपड़े और क्रिसमस की टोपी पहने हुए था। इसके काले चमकदार आंखें थीं और एक टेढ़ी मुस्कान जो कोई खुशी नहीं जताती थी। इसके दाहिने हाथ में एक छोटा हथौड़ा था। यह दिलचस्प है, पीटर ने अपनी असहजता छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। सोफी इसे छूना चाहती थी, लेकिन गुड़िया की नजर में कुछ ऐसा था जिसने लॉरा को उसे छूने से मना करने पर मजबूर कर दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, लॉरा एक अजीब आवाज से जाग गई। यह धीमे और हल्के कदमों की आवाज थी जो लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। उसने सोचा कि बच्चे में से कोई जाग गया होगा, लेकिन जब उसने देखा तो वे अपनी अपनी बिस्तर पर सो रहे थे। जब वह लिविंग रूम में गई तो उसका दिल थम गया। गुड़िया अब डिब्बे में नहीं थी। यह सोफे पर बैठी हुई थी, उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे कि वह उसे देख रही हो। लॉरा पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। यह वही हथौड़ा था जिसे गुड़िया ने पकड़ा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसने एक फुसफुसाहट सुनी। यह एक गहरी और ठंडी आवाज थी जो कह रही थी, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। पेड़ की रोशनी फिर से झपकने लगी और गहने एक एक करके फर्श पर गिरने लगे। लॉरा वापस अपने कमरे में भागी, दरवाजा बंद कर लिया। यह एक सपना था, उसने खुद से बार बार कहा, लेकिन वह फिर से सो नहीं सकी। अगली सुबह परिवार ने लिविंग रूम को पूरी तरह से बर्बाद पाया। गहने बिखरे हुए थे, फर्नीचर खरोंच दिया गया था और क्रिसमस का पेड़ रातों रात मुरझा गया था। यहाँ क्या हुआ? पीटर ने पूछा, बच्चों को शांत करने की कोशिश करते हुए। तभी सोफी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां कुछ काले रंग से, शायद राख से लिखा हुआ था, एक एक करके। यह असंभव है, लॉरा ने बड़बड़ाया। उन्होंने गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने डिब्बे में देखा तो केवल सुनहरा रिबन ही पाया। गुड़िया गायब हो गई थी। उस दोपहर जैक अजीब व्यवहार करने लगा। वह घंटों चुपचाप बैठा रहा, कमरे के कोने की ओर घूरता रहा। जब लॉरा ने उसे हिलाया ताकि वह प्रतिक्रिया दे, तो उसने खाली आंखों से उसकी ओर देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी, वह तुम्हारे लिए आ रहा है। उस रात गुड़िया लौट आई। यह दरवाजे के दहलीज पर प्रकट हुई, अपना हथौड़ा फर्श पर घसीटते हुए। लेकिन अब यह सिर्फ लकड़ी का खिलौना नहीं था, यह एक बच्चे के आकार का हो गया था और इसकी आंखें एक दुष्ट रोशनी से चमक रही थी। पीटर ने इसे बैट से मारने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया असामान्य रूप से तेज थी। यह आसानी से वार से बच गई और एक धक्का देकर पीटर को गिरा दिया। यह घर अब मेरा है, उसने कहा, और उसकी हंसी खून जमा देने वाली थी। परिवार तहखाने में भागा, शरण लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुड़िया उनका पीछा कर रही थी। अपनी हताशा में सोफी को कुछ याद आया जो उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था, ऐसे दुष्ट आत्माओं को उनके मूल वस्तु को जलाकर कैद किया जा सकता है। डिब्बा, उसने चिल्लाया।
लॉरा और पीटर फिर से लिविंग रूम में पहुंचे, गुड़िया के हमलों से बचते हुए, और डिब्बा ढूंढा। उन्होंने इसे आग में फेंक दिया, जबकि सोफी और जैक प्रार्थना कर रहे थे कि यह काम करे। गुड़िया चीख पड़ी, एक अमानवीय आवाज जो घर को हिला गई। इसका शरीर बिखरने लगा, राख में बदलकर हवा में उड़ गया। परिवार बच गया, लेकिन क्रिसमस उनके लिए कभी वैसा नहीं रहा। उन्होंने घर बेच दिया और दूर चले गए, लेकिन हर साल छुट्टियों के दौरान उन्हें बिना प्रेषक के एक पैकेज मिलता। उनमें से कोई भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। यदि आपको कभी अपने दरवाजे पर एक गुमनाम उपहार मिले, तो इस कहानी को याद रखें। कभी कभी उपहार वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और ब्लैक हॉलो नामक छोटे से गांव में ठंड और बर्फ की चादर फैली हुई थी। पहाड़ों के बीच छिपा हुआ यह स्थान अपनी सुंदरता और अजीब घटनाओं की कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि यह जगह दिखने में खूबसूरत थी, पर हवा में कुछ ऐसा था जो यहाँ के निवासियों को हमेशा चौकन्ना रखता था, एक बेचैनी का एहसास जो हर साल क्रिसमस के आते ही और गहरा हो जाता। पार्कर परिवार, जो हाल ही में गांव के किनारे स्थित एक पुराने घर में रहने आया था, इन कहानियों से अनजान था। थॉमस और एमिली अपने दो बच्चों ओलिविया और बेन के साथ शहर की हलचल से दूर शांति और आराम की तलाश में यहाँ आए थे। घर बड़ा था, ऊंची छतों और एक चिमनी के साथ, लेकिन उस पर एक अजीब सी अंधकार में छाया थी, जैसे वह घर की आत्मा पर कब्जा किए हो। उन्होंने हवेली के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उन्हें गांव की सामान्य कहानियां मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक ठंडी शाम, जब बच्चे बर्फ से ढके बगीचे में खेल रहे थे, एमिली घर के अटारी की खोज करने लगी। वहां उसे एक धूल से भरा हुआ डिब्बा मिला, जो फटे हुए तोहफे के कागज में लिपटा हुआ था और एक पुरानी लाल रिबन से बंधा हुआ था। जब उसने उसे खोला, तो अंदर उसे एक पुरानी संगीत पुस्तक मिली। पुस्तक का कवर काले चमड़े का बना था और घिसा हुआ था। शीर्षक द निषिद्ध कैरल सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो छूते ही फीके पड़ने लगे। जिज्ञासु एमिली उसे नीचे ले आई और बिना ज्यादा सोचे उसे लिविंग रूम की मेज पर रख दिया। उस रात, जब परिवार रात का खाना खा रहा था, 10 साल की ओलिविया एक अनजान धुन गुनगुनाने लगी। यह एक अजीब गाना है, उसने कहा, और सभी को चौंका दिया। उस धुन में कुछ अस्वाभाविक था, जैसे उसके साथ कोई और भी धीमे स्वर में गा रहा हो। चिंतित होकर एमिली ने पूछा कि उसने यह गाना कहाँ सुना। ओलिविया ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे यह किताब में मिला। चिंतित एमिली और थॉमस ने पुस्तक की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, संगीत पन्ने हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे उनके भीतर कोई छिपा हुआ प्रकाश झांक रहा हो। धुन, जो प्राचीन संगीत संकेतों में लिखी गई थी, पूरी तरह से पढ़ने में असंभव लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उनके दिमाग में गूंजने लगा। उन्होंने इसे बजाने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि यह एक पुराना क्रिसमस कैरल होगा। लेकिन जैसे ही पहला स्वर कमरे में गूंजा, क्रिसमस ट्री की रोशनी खतरनाक ढंग से झपकने लगी। अचानक घर के अंदर ठंडी हवा का झोंका चला और दीवारों पर परछाइयां हिलती हुई लगने लगी। कहीं गहरे से एक भारी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन चीज जाग रही हो। भयभीत एमिली ने किताब बंद कर दी, लेकिन ऐसा करते ही घर ने जैसे गहरी सांस ली। दीवारें चरमराईं और हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यह गाना नहीं गाना चाहिए था। डरे हुए परिवार ने आराम करने की कोशिश की, लेकिन रात एक डरावने सपने में बदल गई। अंधेरे में ओलिविया नींद में एक अज्ञात भाषा में बोलने लगी और उसका छोटा भाई बेन बिना किसी कारण रोने लगा, खिड़की की ओर इशारा करते हुए, जहां एक काली आकृति बर्फीले तूफान के बीच से उन्हें देख रही थी। जब उन्होंने देखा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यह एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है बना रहा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन घर में एक भारी और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। थॉमस स्थिति को समझने के लिए गांव की लाइब्रेरी गया। वहां के बूढ़े लाइब्रेरियन ने जब पुस्तक देखी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वे कांपने लगे। यह वही गाना है जो सोए हुए को जगाने के लिए गाया जाता है, उन्होंने फुसफुसाया। यह एक प्राचीन अभिशाप है। लाइब्रेरियन ने बताया कि यह गाना ब्लैक हॉलो में सदियों पहले मौजूद एक गुप्त पंथ से आया था। किंवदंती के अनुसार इस कैरल को एक प्राणी को बुलाने के लिए बनाया गया था, जिसे रात का रक्षक कहा जाता था, एक अंधकार में शक्ति जो इसे गाने वालों की आत्माओं को खा जाती थी। वह प्राणी एक वैकल्पिक आयाम में कैद था और यह गाना उसकी जेल की चाबी था। यह इस गांव की पुरानी परंपरा है। लाइब्रेरियन ने कहा कि इस गाने को कोई नहीं गाए। जिन्होंने कोशिश की वे सभी गायब हो गए। थॉमस को ठंडा पसीना आ गया और वह भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओलिविया गायब हो चुकी थी। उस रात पार्कर परिवार ने खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन खिड़कियों के बाहर की परछाइयां और लंबी हो गईं। अजीब फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। अंधेरे के बीच एक आकृति करीब आती हुई दिखाई दी, गाने से बुलाई गई वह प्राणी। जिस कमरे में परिवार ने पहली बार कैरल बजाया था, वहां का वातावरण अब भारी और बिजली से भरा हुआ था। दरवाजे पर आकृति प्रकट हुई, उसकी परछाई धुंधली और अंधकार में थी और उसकी आंखें दो छोटी लाल चांदों की तरह चमक रही थी। उसके हाथों में एक प्राचीन पुस्तक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी एमिली ने पाई थी। प्राणी ने गाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे सूखे पेड़ों के बीच से हवा बह रही हो। जैसे जैसे वह गाने लगा, घर ढहने लगा। दीवारें फटने लगीं और खिड़की के बाहर गिरती हुई बर्फ ठंडी आग में बदल गई। भयभीत पार्कर परिवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्राणी ने उन्हें घेर लिया। उनकी सोच में गाने की धुन अब एक भयानक हंसी में बदल गई थी, जो उनके कानों को चीर रही थी। अपने परिवार और बेटी को बचाने के आखिरी प्रयास में एमिली ने पुस्तक को पकड़ा और डरते हुए उसे आग में फेंक दिया। लेकिन प्राणी हंसा, एक ऐसी हंसी जो पूरे गांव में गूंज उठी, जैसे खुद क्रिसमस रो रहा हो। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा, और अंधकार ने घर को घेर लिया। उस रात परिवार गायब हो गया। और हालांकि ब्लैक हॉलो में अब भी क्रिसमस मनाया जाता है, हवा में एक चेतावनी गूंजती रहती है, कभी निषिद्ध कैरल मत गाना। हर क्रिसमस जब गांव के क्रिसमस ट्री की रोशनी झपकने लगती है, तो कहा जाता है कि कोई दूर से एक धुन सुनता है, बहुत धीमी, बहुत अजीब, मानवीय नहीं। ठंडी हवा उस रात एवरग्रीन रिज गांव में जोरों से बह रही थी। यह एक दूरदराज का स्थान था, जो हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता था, जो कभी पिघलती नहीं थी। वह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, लेकिन एवरग्रीन रिज में कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा था। गांव के गिने चुने निवासी अपने घरों में बंद थे, क्रिसमस के मौसम की परछाइयों में छिपे अंधेरे रहस्यों से बचते हुए। मैथ्यूज परिवार ने एवरग्रीन रिज में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया था। एमिली और उनके पति डेनियल अपनी बेटी शार्लेट और बेटे सैमुअल के साथ गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी कुटिया में रहने आए। यह एक प्राचीन हवेली थी, मोटी दीवारों और खिड़कियों के साथ, जो हर हवा के झोंके पर चरमराती थी। एमिली को यकीन था कि यह कदम उनके परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। आखिरकार उन्होंने यह घर सस्ते दामों में खरीदा था, और भले ही यह थोड़ी जर्जर हालत में था, इसकी दीवारों में अब भी एक पुरानी खूबसूरती झलकती थी। परिवार क्रिसमस के उत्सव के ठीक समय पर वहां पहुंचा। एमिली ने पेड़ सजाया, शार्लेट ने रोशनी लटकाने में मदद की, जबकि 8 साल का सैमुअल घर में दौड़ता फिरता कुत्ते के साथ खेल रहा था। यह एक सामान्य क्रिसमस की दोपहर लग रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कि वह घर कुछ अलग तरह का जीवंत माहौल जी रहा हो। उस रात जब परिवार डिनर के लिए मेज पर बैठा,
तो दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। यह पुराने घरों के सामान्य शोर शराबे जैसा नहीं था, बल्कि स्पष्ट आवाजें थीं जो किसी प्राचीन और अज्ञात भाषा में बातें कर रही थी। डेनियल, जो अक्सर तर्कवादी था, ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एमिली को बेचैनी महसूस हुई। यह पुरानी पाइपलाइन होगी, डेनियल ने तर्कपूर्ण स्वर में कहा, लेकिन एमिली को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उस रात जब परिवार सो गया तो फुसफुसाहटें तेज हो गईं। सैमुअल अचानक जाग गया, अंधेरे गलियारे की ओर देखते हुए। मम्मी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, घर में कोई है। एमिली ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह जब परिवार जागा तो उन्होंने कुछ भयावह देखा। ड्राइंग रूम में क्रिसमस ट्री के पास एक अजीब सा तोहफा रखा था। यह चमकदार लाल कागज में लिपटा हुआ था, जिस पर सुनहरा रिबन लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा एमिली ने पेड़ सजाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर लिखा था, मैथ्यूज के लिए। इसे क्रिसमस की रात खोलें। एमिली और डेनियल ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। घर में वह तोहफा कौन छोड़ सकता था? बाहर बर्फ में कोई पदचिह्न नहीं थे, जो इस उपहार के और अधिक रहस्यमय होने का संकेत था। इसे नजरअंदाज कर देते हैं, डेनियल ने सुझाव दिया, लेकिन एमिली को लग रहा था कि यह तोहफा किसी तरह पिछली रात की फुसफुसाहटों से जुड़ा हुआ है। शेष कहानी पढ़ने में रोमांचक और डरावनी है, जिसमें पुराने समय की किंवदंतियां, जीवंत खिलौने और अज्ञात शक्तियां सम्मिलित हैं। क्रिसमस की फुसफुसाहटों वाला घर एक रहस्यमय कथा है, जो पाठकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर कोना अनदेखे खतरे से भरा हुआ है। यह एक ठंडी और तेज हवाओं वाली रात थी, छोटे से गांव ब्लैक हॉलो में। क्रिसमस की रोशनियों ने घरों को सजा रखा था, जो घनी धुंध के साथ एक अजीब सा विपरीत दृश्य बना रही थी, जो सुनसान सड़कों पर फैल रही थी। गांव के लोग, जो कभी उत्साह से यह त्योहार मनाते थे, अब क्रिसमस का जिक्र करने से भी बचते थे। आखिरकार हर सर्दी अपने साथ एक छाया लाती थी, जो भले ही अदृश्य हो, लेकिन साल दर साल भारी लगने लगती थी। गांव की स्थापना 18वीं सदी में हुई थी, लेकिन इसे घेरने वाली दंतकथाएं इससे कहीं पुरानी थी। गांव के केंद्र में एक जर्जर चर्च खड़ा था, जिसकी मीनार अकेली ऊंचाई पर थी और आधुनिक इमारतों के बीच लगभग भूली हुई सी लगती थी। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। ब्लैक हॉलो और इसके क्रिसमस से जुड़े रहस्य की कहानी गांव के बुजुर्गों के बीच फुसफुसाहटों में सुनाई जाती थी, लेकिन इसे जोर से शायद ही कभी कहा जाता था। कहा जाता था कि हर क्रिसमस ईव की रात कुछ अंधकार में जाग उठता था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से भुला दिया गया था, और उसके जागने के साथ लोग बिना किसी निशान के गायब होने लगते थे। एडम्स परिवार बिना ब्लैक हॉलो के अंधेरे इतिहास को जाने गांव में आ गया। डेनियल, पिता, को स्थानीय पुस्तकालय में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और उनकी पत्नी एनी ने उनके साथ और अपने 2 बच्चों एम्मा और ल्यूक के साथ वहां बसने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि गांव की शांति बच्चों को पालने के लिए उपयुक्त होगी। क्रिसमस करीब आ रहा था और ठंडी हवा ने उनके नए घर को घेर लिया था, जो चर्च के पास स्थित था, बिना यह जाने कि यह निकटता उन्हें ब्लैक हॉलो की घात लगाती अंधकार की गहराई में ले जाएगी। क्रिसमस ईव आ गई और परिवार अपनी परंपराओं को शुरू करने के लिए उत्साहित था। एनी ने पेड़ सजाया, जुराबे टांगी और एक विशेष डिनर तैयार किया। चिमनी में जलती आग से घर में एक आरामदायक माहौल था, लेकिन हवा में कुछ बेचैन करने वाला था, कुछ ऐसा जो समझाया नहीं जा सकता था। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उन्हें अंधेरों से देख रहा हो। उस रात जब परिवार रात का खाना खा रहा था, तो घर की बत्तियां झपकने लगी। शायद तुमने गलती से स्विच छू दिया होगा, डेनियल ने कहा, घटना को तवज्जो न देते हुए, लेकिन एनी, जो माहौल को ज्यादा महसूस कर सकती थी, ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। अचानक
मुख्य दरवाजे पर एक भारी दस्तक ने रात की शांति को तोड़ दिया। एनी ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा जो जोर से बह रही थी और बर्फ को घर के दरवाजे पर धकेल रही थी। लेकिन दरवाजे के पास उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला, धूल से ढका हुआ। उस पर कोई भेजने वाले का नाम या संदेश नहीं था, केवल एक अजीब सा अंकित वाक्य लिखा हुआ था, उनके लिए जो चर्च के पास रहते हैं। जिज्ञासु होकर डेनियल और एनी डिब्बे को बैठक कक्ष में ले आए, जहां एम्मा और ल्यूक उत्सुकता से इसे खोलने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो एक अजीब ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। उसके अंदर उन्हें एक छोटा लकड़ी का गुड़िया मिला, जिसे हाथ से तराशा गया था और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसकी आंखें, जो छोटे काले क्रिस्टल से बनी थीं, एक डरावनी रोशनी को परावर्तित कर रही थी। यह अजीब है, एनी ने कहा, अपनी नजरें उससे हटा न पाते हुए। उस गुड़िया में कुछ ऐसा था जो जिंदा सा लगता था। परिवार ने इसे मेज पर छोड़कर अपना उत्सव जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उसी रात जब सभी सो रहे थे, शोर शुरू हो गया। पहले खिड़कियों की दरारों से आती धीमी फुसफुसाहट, फिर लकड़ी के फर्श पर घिसटते कदम जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। एनी अचानक चौंक कर जाग गई। शुरू में उसने सोचा कि यह हवा थी, लेकिन फिर उसने हॉल से आती एक बच्चे की धीमी हंसी सुनी। जब वह उठी, बच्चों के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जब वह गलियारे में निकली तो उसने एक छोटी आकृति की परछाई को बैठक की ओर तेजी से जाते देखा। लकड़ी की गुड़िया अब मेज पर नहीं थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई जब उसने देखा कि गुड़िया बैठक के दरवाजे के पास खड़ी है। वह सीधी खड़ी थी, उसे देख रही थी और उसकी टेढ़ी मुस्कान पहले से भी बड़ी हो गई थी। एनी चिल्ला नहीं पाई। गुड़िया ने हिलना शुरू कर दिया, अपने लकड़ी के पैरों को फर्श पर घसीटते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कहानी बाकी भी उतनी ही भयानक है। आपको जारी रखने की आवश्यकता हो तो बताइए।